ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। ओके, आज जो हम लोग देखने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट। फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट, इसमें लिक्विड एंड गैसेस दोनों डिस्कस करेंगे। फ्लूइड्स एट रेस्ट का एग्जांपल क्या है, तो जैसे अगर आपने ग्लास में पानी लिया, ओके, और उसको रख दिया, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो वाटर है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, ओके, या स्टेशनरी हो जाता है। ओके, सो ये हो गया फ्लूइड एट रेस्ट। अब ये केस में जो वाटर है वो ग्लास के वॉल्स के ऊपर कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ओके, और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओके, वो कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, तो आज हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। ओके, सिमिलरली अगर एक कंटेनर है उसमें हम लोगों ने हाई प्रेशर पे गैस फिल किया हुआ है, तो वो जो गैस है तो गैस का जो प्रेशर रहेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो कैसा रहेगा। ओके, तो ये आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। एनीवे, बिफोर स्टार्टिंग दिस, ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। ओके, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में तो सीखा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स exerted per unit area. ओके, yes. तो इन केस ऑफ सॉलिड्स हम लोग बोलते हैं जो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है और जितने एरिया के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ओके, तो उसका जब हम लोग रेशियो लेते हैं, सो वी डिफाइन इट एज प्रेशर। ओके, इसका अगर मैं एसआई यूनिट का बात करूं, वी से एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बट हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज नहीं करते, जैसे फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये यूज करने की जगह पे व्हाट वी गो फॉर इज, ओके, वी से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, यस, अभी ये भी जो एक साइंटिस्ट है उनके नाम के आगे ये यूनिट हम लोगों ने दिया हुआ है। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ओके, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर में हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ एरिया। ओके, और सीईटी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन करना है। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स, हम लोगों को पता है डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, सो इट इज L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर है तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी L2। ओके, आई होप ये कंसेप्ट तो आपके क्लियर है। सॉरी, तो ये जो L2 है, L2 जब ऊपर जाएगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम लॉ ऑफ इंडसेस। ओके, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - 2, M1 वैसा ही रहेगा एंड T-2 वैसा ही रहेगा। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर will be L-1 M1 T-2। ओके, तो मैं चाहता हूँ ये अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो। अच्छा, अभी जैसे हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, लेट अस से एक रैंडम शेप का एक स्टोन है। ओके, यस, इस तरह से, नॉट अ परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप, बट इस तरह से कुछ तो भी है। ओके, ये स्टोन हम लोगों ने इस तरह से रखा हुआ है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आप ऐसे बोल सकते हो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, और मैं एक दूसरा स्टोन लेके आता हूँ। ओके, वो जो दूसरा स्टोन है उसका शेप ये स्टोन से थोड़ा सा अलग है, लाइक दिस। ओके, उसका जो टिप है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका टिप का एरिया क्या है, बहुत कम है। तो लेट अस से ये एरिया मैंने बोल दिया, दिस एरिया इज A1, और ये जो टिप का छोटा सा एरिया है, ओके, उसको मैं बोल देता हूँ इट इज E2। इसको भी मैं शेड कर देता हूँ। अब दोनों केस में ऐसा है कि इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। ओके, और कंडीशन ऐसी है M1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई G। मैं बोलूंगा M1G विल बी इक्वल टू M2G। इसका मतलब पहले का जो वेट है
वो दूसरे के वेट के साथ क्या है, इक्वल है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं बोलूंगा कि ये जो वेट है वो कहाँ पे एक्ट होता है। हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वेट नीचे की तरफ एक्ट होता है, और ये वेट कहाँ पे हम लोग बोलने वाले एक्सर्ट होगा, तो ये जो एरिया है उसके ऊपर एक्सर्ट होगा या उसके थ्रू एक्सर्ट होगा। तो मैं बोलूंगा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है या जो लैंड है उसके ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट होगा। विल से बाय द अबव फॉर्मूला P1 will be equal to W1 upon A1 and P2 will be equal to W2 upon A2। बट हम लोग बोलेंगे सिंस W1 एंड W2 सेम है, ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ W1 is actually equal to W2 equal to W, which is equal to, you can say, दोनों स्टोन के लिए सेम है या फिर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ। ओके, सो व्हाट विल गेट इज P1 is equal to W upon A1 and P2 is equal to W upon A2। अब इसमें कॉमन सेंस है कि A2 is less than A1, बराबर है। तो अगर A2 लेस देन A1 है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर और एरिया का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनका वेरिएशन कैसा है, इनवर्स है। तो ये केस में हम लोग बोलेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देयरफॉर जब मैं P2 के बारे में लिखूंगा और यहाँ पे P1 लिखूंगा तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी की वो रिवर्स हो जाएगी और आपको मिलेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, ओके, सेकंड इज ग्रेटर देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड फर्स्ट। ओके, या ऑब्जेक्ट सेकंड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट से क्या है, ज्यादा है। ओके, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है वो सॉलिड्स के लिए। ओके, यस, तो इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अगर मुझे पूछोगे, ये एकदम सिंपल एग्जांपल है। ओके, ये पेन है। ओके, ये पेन को अगर मैं इस तरह से रखता हूँ तो मुझे शायद, या मैं फोर्स भी अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, हाथ के ऊपर, तो मुझे इतना नहीं दुखता है। लेकिन वही अगर मैं पेन को उसके टिप पे रखूं और अभी मैं फोर्स अप्लाई करूं तो मुझे इमीडिएटली पेन होता है यहाँ पे। क्यों? तो जो ये टिप है, टिप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या टिप का ये जो एरिया दिख रहा है आपको वो बहुत छोटा है, और कंपेरेटिवली जो इसका बेस है उसका एरिया क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे जब मैं इस तरह से पेन रख रहा हूँ अपने हाथ पे तो मुझे कुछ इतना पेन फील नहीं होता है। लेकिन वही अगर मैं, ओके, टिप के थ्रू रखता हूँ और फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। ओके, एंड आई फील मोर पेन, ऐसा बोल सकते हैं, या थोड़ा ज्यादा पेन हम लोगों को फील होता है। ओके, सो टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, व्हाई डज अ नाइफ हैव अ शार्प एज एंड अ नीडल हैज अ शार्प टिप। तो हम लोगों को पता है नाइफ के लिए यूज करते हैं, तो जो भी सब्जी या फ्रूट्स है उसको काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बराबर है। ओके, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जहाँ पे मैं पेन को होल्ड कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे मेरे हाथ में एक टोमेटो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये पेन का जो बेस है उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। देखिए काफी फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। ओके, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं ये जो पेन है क्या ये इसके अंदर जा पा रहा है, क्या नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम लोग जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस, ओके, यस, तो जो प्रेशर का वैल्यू डेवलप हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। ओके, अब मैं इसका अगर हाफ फोर्स भी अप्लाई करता हूँ और एक नाइफ अगर इंसर्ट करता हूँ, ओके, तो सेम स्पॉट पे लेट अस से यहाँ पे मैं एकदम कम फोर्स के साथ भी अगर नाइफ इंसर्ट करता हूँ तो ये अंदर चला जाता है, बराबर है। ओके, लिटरली मैंने आधा फोर्स भी यूज नहीं किया जितना मैंने पेन के केस में किया था। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो नाइफ है वो क्या हो गया है, इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया है। ओके, यस, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और जो टिप का एरिया है वो बहुत कम है, ओके, तो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है और जो वो टूल है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के अंदर क्या हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नीडल होती है, ओके, यस, जो स्विमिंग मशीन की नीडल होती है या फिर जो कपड़े सीने के लिए जो हम लोग नीडल यूज करते हैं, ओके, तो नीडल भी क्या रहती है, उसकी जो टिप रहती है वो बहुत छोटी रहती है। ओके, एंड आप ऐसे बोल सकते हो जो टिप है वो बहुत ही शार्प होता है। ओके, यस, सो एनीवे बाद में मैं सब्जी बनाने के लिए यूज करूंगा। तो इसमें इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे सब लोगों ने चेक करना है। 1 न्यूटन वेट
is about 100 gram mass if g is equal to 10 meter per second square. Okay. इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. So एक इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐसा प्रोवाइड किया है. 1 न्यूटन इन एग्जैक्टली क्या है, तो मैं बोलूँगा we know that force is what mass into acceleration. Weight is also a type of force. वो हो जाता है m into acceleration due to gravity. ये हम लोगों को पता है. Now secondly, if we say कि W is equal to m into g, okay, let's say m is equal to 100 gram, which is equal to 0.1 kg, okay, yes, and g का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया है, तो w क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन. सिमिलरली अगर आपने m को अगर 1 kg लिया, ओके, तो ये केस में w का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओके, w का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन. ओके, तो बोलने का मतलब क्या, उन्होंने बताया 1 न्यूटन जो है, तो इतना फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए हमको, तो हम लोग बोलेंगे 100 ग्राम जो मास है, वो जितना उसका वेट रहेगा या जितना लोड वो सरफेस के ऊपर डाल सकता है ऑन अर्थ, दैट इज नथिंग बट 1 न्यूटन. 1 kg इतना फोर्स डालेगा, ओके, दैट विल बी 10 न्यूटन. ओके, तो एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि लेट अस से इफ अ मैन इज हैविंग अ मास ऑफ 60 kg, ओके, तो वो अर्थ के ऊपर कितना वेट एक्सर्ट करेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. W will be equal to m into g, that is you can say 60 into 10 which is 600 न्यूटन. अगर आपका मास 65 kg है तो आपका वेट क्या होगा, 650 न्यूटन. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, यस. और क्या इन्फॉर्मेशन दिया टेक्स्ट बुक में वो भी देख लेते हैं. तो ये एक डेफिनेशन दिया हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. Also 1 Newton per meter square is 1 Pascal. Okay. Dimension of pressure is L minus 1 M1 T minus 2. ये हम लोगों ने देख लिया. Pressure is a scalar quantity. Okay. And the other common units for measuring pressure of a gas are bar and torr. Okay. तो ये जो रिलेशंस है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. 1 bar is 10⁵ Newton per meter square and 1 hectopascal. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कीजिए, हेक्टा की जगह पे लिखना है हेक्टोपास्कल. ओके, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख के आपको दे देता हूँ. सो प्रेशर के जो कॉमन यूनिट्स हैं, ओके, तो पहला वाला है हम लोग बोलते हैं पास्कल. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, यस, यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है कि 1 बार इज 10⁵ न्यूटन मीटर रेज टू -2, एक ही बात होती है. 1 हेक्टापास्कल जो है, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इट इज बेसिकली 1 हेक्टोपास्कल, ओके, इज 100 पास्कल. ओके, अभी आप पूछोगे हेक्टो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जैसे किलो होता है, किलो होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁵, हेक्टो का ऑर्डर होता है 10⁵2. ओके, सो इट इज बेसिकली हेक्टोपास्कल. ये ध्यान में रखना है आपको. यस. उसके बाद एक और ये है 1 टॉर. अभी आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट ये ध्यान में रखो ये रिलेशन, इट इज 133.32 पास्कल. से दिस इज एन अप्रोक्सीमेट रिलेशन. ओके, उसके बाद एक और आता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. ये आप लोगों ने सुना होगा, इन जनरली प्रेशर जब डिस्क्राइब करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करते हैं. तो अगर आप मीन सी लेवल पे खड़े हुए, जैसे अगर आप कोई कोस्टल सिटी में खड़े हो, मुंबई हो गया, ओके, तो मुंबई में अगर आप खड़े हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होता है. ओके, जो एटमॉस्फेयर के इतने सारे लेयर्स हैं, वो पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर के ऊपर कितना प्रेशर या कितना दबाव डाल रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेयर. रिलेशन बिटवीन 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 पास्कल के पहले मैं ऐसा बोलूंगा 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 बार के बीच में क्या रिलेशन है. ओके, सो वी से 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार. तो हम लोग बोलेंगे therefore 1 atmosphere is actually equal to what, 1.0132 या 133 भी यूज होता है, into 10⁵, ओके, पास्कल.
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। ओके, कुछ डाउट होगा तो अगेन ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पे उन्होंने एक बेसिक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अ स्टूडेंट ऑफ मास 50 kg is standing on both feet. Estimate the pressure exerted by the student on the earth. Assume reasonable value of any other quantity you need. Justify your assumption. You may use g equal to 10 meter per second square. Okay. By what factor will it change if the student lies on the back? Okay. So if the student lies on the back, तो ये जो sum है ये एक एक्टिविटी है बेसिकली। इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगा, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मास ऑफ स्टूडेंट इज गिवन एज 50 kg. Okay, let us say area of both feet together, okay, is equal to स्मॉल ए बोल दिया है, यानी दोनों फीट का टुगेदर जो एरिया बनता है वो स्मॉल है। जब स्टूडेंट स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा तो पूरा बॉडी का जो लोड रहेगा, ओके, तो वो थ्रू दिस एरिया ऑफ फीट एक्ट करेगा। ओके, मैं बोलूँगा जो वेट रहेगा उसका W, दैट विल बी वॉट M इंटू जी, दैट विल बी 50 इंटू लेट अस से जी का वैल्यू 10 ले लिया, ये हो गया 500 न्यूटन। एरिया ऑफ बोथ फीट जो है मैं A मीटर स्क्वायर बोल देता हूँ। ओके, तो मैं बोलूँगा जो फर्स्ट केस का प्रेशर रहेगा P1, दैट विल बी व्हेन स्टूडेंट इज स्टैंडिंग on his feet. Okay, it will be W अपॉन A, दैट इज उसका जो वेट है वो 500 न्यूटन है, और जो एरिया है बोथ फीट का वो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल है। दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड केस में व्हेन he lays down on the ground, तो लेट अस से मैं बोलूँगा जो एरिया ऑफ द एंटायर बॉडी ऑन वन साइड, तो जो साइड के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है, ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे लेट अस से वो जो एरिया है उसको मैं बोल देता हूँ ओके A2, and that A2 will be equal to what? So it is going to be, assume करते हैं 10 times the area of feet. Okay, अगेन ये ऐसी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ मैं। सो मैं बोलूँगा P2 क्या रहेगा, इट विल बी W अपॉन A2, वेट तो सेम ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 10 टाइम्स E। इक्वेशन सेकेंड, मैं बोलूँगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू वॉट, हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा, चाहिए तो इसको A1 बोल दो, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। ओके, नाउ A2 का जो वैल्यू है तो इट इज 10 टाइम्स A अपॉन A, therefore P1 अपॉन P2 का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 10, P1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स P2। ओके, यस, तो सो बेसिकली हमें यहाँ पे पूछा था कि बाय व्हाट फैक्टर इन द सेकंड केस द प्रेशर विल चेंज। तो हमको जो रिलेशन मिला है P1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स P2, यू कैन से P2 is equal to P1 upon 10, यानी जो न्यू प्रेशर है, ओके, इट इज 1/10 द प्रेशर, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज 1/10 द इनिशियल प्रेशर, या फिर सो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। ओके, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। ये एक्सप्लेन करने के पहले एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से एक ग्लास है, और ये जो ग्लास है इसको अगर मैं नीचे से देखूंगा, ये डायरेक्शन से देखूंगा, ओके, तो मुझे एक सर्कल दिखने वाला है लाइक दिस। ओके, इन्हें जो ग्लास है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, ओके, इसका बेस सर्कुलर है, और इसका जो एरिया है बेस का, दिस एरिया
इट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ये ग्लास हम लोगों ने कंप्लीटली फिल करके रखी है लाइक दिस। ओके, मैं बोलूंगा कि फ्रॉम द बेस टू द फिल्ड लेवल, ओके, यानी जो वाटर लेवल है इसका हाइट है h। ओके, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास that is filled up to height h। okay, now volume of glass that is filled up to height h, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एकदम सिंपल है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया इनटू द हाइट, एकदम सिंपल है। ओके, अच्छा, ये जो ग्लास है वो सिलेंड्रिकल है, तो हम लोग बोलेंगे एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इज सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h। तो ये मैं एक तरह से ये भी बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर is actually equal to the internal volume of the glass, that is internal volume of the cylinder, or you can say the volume of water is actually equal to the volume of empty glass, that is the volume of a cylindrical shape। okay, जिसमें water fill हुआ है, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर h। okay, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब वेट ऑफ वाटर जो रहेगा that will be equal to, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं W, weight of water will be equal to mass into acceleration due to gravity, but mass जो होता है तो it is density of water into its volume, तो ये हो जाएगा रो into v। v का वैल्यू है हमारे पास एंड दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर h। ओके, और ये जो g है इसका भी फैक्टर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे m इंटू जी, दैट इज रो इंटू वी इंटू जी। तो हम लोग बोलेंगे w का जो वैल्यू आया आपको दैट इज रो जी h into pi r square. This is equation number 2. Pressure exerted by water, pressure exerted by water, लेकिन कहाँ पे? Okay, at the base। हम लोग बोलेंगे at the base, हम लोग बोलेंगे at the base जो pressure exert हो रहा है वो कितना है, तो it will be the load of water upon the area of base। एरिया ऑफ बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो लोड एक्ट हो रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज नथिंग बट इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, इसमें आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर के जगह पे मैं बोलूँगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यू कैन से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी जो है तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जो एच है दैट इज हाइट ऑफ लिक्विड। लेकिन ये पूरे फॉर्मूले में थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर जो है तो उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ओके, सो प्रेशर जो एक्सर्ट करने वाला है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट h। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि ये डेरिवेशन उन लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया। मैं टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया, पूरा सिलेंड्रिकल ग्लास लेने से अच्छा उन्होंने एक बड़ा बीकर लिया है या एक बड़ा कंटेनर लिया हुआ है, और वो कंटेनर के अंदर एक छोटा सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ वाटर कंसिडर किया है। ये इमेजिनरी एक एलिमेंट है। ओके, और ये जो इमेजिनरी एलिमेंट है इसकी हाइट h ली हुई है और इसका जो बेस का एरिया है वो a लिया हुआ है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे
द लिक्विड कॉलम exerts a force F equal to mg, यानी ये जो लिक्विड कॉलम है इमेजिनरी, तो इसका वेट कितना रहेगा, दैट इज गिवन एज व्हाट, m इंटू जी। और ये जो वेट है ये इवेंचुअली कहाँ पे एक्ट होगा, बेस के ऊपर एक्ट होगा। ओके यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है उन्होंने, ओके, कि therefore the pressure exerted by the liquid column, specific ये liquid column, on the bottom of the cylinder या base of the cylinder is P is equal to F upon A, that is mg upon A। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, यानी जब मास निकाल रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो मास ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू इट्स डेंसिटी। तो उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एच, ए इंटू एच इंटू रो, दैट इज ए एच रो। सो एनीवे द प्रेशर पी इज नथिंग बट इक्वल टू, अब ये जो m का वैल्यू है ये हम लोगों ने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो आपको क्या मिला, दिस इज a इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन ए। तो ए कैंसिल हो गया, वापस आपको क्या मिला, h इंटू रो इंटू जी। और हमारा भी जो कुछ इक्वेशन आया था वो ऐसे ही आया था, हमने सिर्फ उसको ऐसे लिखा है, रो इंटू जी इंटू एच, वो लोग बोल रहे हैं h इंटू जी इंटू रो। ओके, एक ही बात है, h इंटू रो इंटू जी। ओके, दिस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड of density rho at rest and at a depth h below the free surface is rho gh या h rho g। Okay, note that the pressure does not depend on the area of imaginary cylinder, okay, used to derive the expression। Okay, so pressure actually does not depends on area, okay, mass of that imaginary cylinder, it basically depends on again what, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, density, acceleration due to gravity and height h। Okay, yes। अब इसके बाद सेम उन्होंने जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ कंटेनर। ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। P इज इक्वल टू एच रो जी इज ट्रू फॉर ऑल लिक्विड्स। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझेंगे तब ये पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, उसके पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू exert the same pressure at certain point, what will be the ratio of the heights of the respective liquid columns। okay? अभी उन्होंने क्या दिया हुआ है, they exert same pressure। okay, so मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग। so two liquids are exerting same pressure, that is P1 equal to P2। तो by formula P1 क्या हो जाएगा, it will be rho 1 G into H1 एंड ये हो जाएगा रो टू जी इंटू। ओके यस, अभी आपको यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या, अच्छा दोनों के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहने वाला है। ओके, ये तो गिवन कंडीशन है कि दोनों सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। व्हाट दे हैव आस्क्ड इज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम्स। ओके, तो ये सम हमारा यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, मैंने दोनों साइड से जी कैंसिल कर दिया और H1 अपॉन H2 क्या आएगा हमारा, so H1 upon H2 will be equal to what, rho 2 upon rho। okay yes, ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, rho 2 upon rho 1। इसका उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है। ओके, सो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो H1 upon H2 क्या रहेगा, rho 2 upon rho 1, ये आप पढ़ सकते हो बाद में। उसमें बोला हुआ है सेकंड वाला जो एग्जांपल है, अ स्विमर इज स्विमिंग, तो जो इसमें अभी सेकंड एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबाउट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, g is 9.8। अगेन आपको वही जो स्विमर पे प्रेशर रहेगा, प्रेशर ड्यू टू व्हाट, टू लिक्विड कॉलम, पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो इट इज नथिंग बट रो इंटू जी इंटू एच, या फिर जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको फॉर्मूला एच इंटू रो इंटू जी। हाइट जो दिया हुआ है, ओके, तो वो दिया हुआ है कि स्विमर के ऊपर कितना पानी है। ओके यस, तो इट इज 6 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 इंटू जी का वैल्यू 9.8 लिया हुआ है यहाँ पे। अभी तक अपन जी का वैल्यू 10 ले रहे थे ये नए सिलेबस के हिसाब से,
सो इसको जब सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. यस. अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐसा बोलूँगा कि लेटेस्ट से ये पानी का ऊपर का सरफेस है, 6 मीटर नीचे हमारा स्विमर है. ठीक है. यस. तो ये जो स्विमर है इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसके पूरे बॉडी पे, वो प्रेशर का जो वैल्यू अपने को मिला है, ओके, दैट केम टू बी 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ओके, तो वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टेक्स्ट बुक में ये सम के लिए उन्होंने क्या किया है, इसको अप्रोक्सीमेटली ओनली 10⁵ ले लिया है. 1.013 फैक्टर को उन्होंने 1 ही कंसिडर किया है. तो ये हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और ये जो है उसको उन्होंने बोल दिया कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.88 की जगह पे इसको राउंड ऑफ करके 6 कर दिया. 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इन्होंने दो जगह पे अप्रोक्सीमेशन लिया. पहले इसको उन्होंने 1 कंसिडर किया और इसको 6 किया. और फिर यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर का वैल्यू 10⁵ है, तो 6 इंटू 10⁵ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज 6 टाइम्स पी एटमॉस्फेयर. ओके. आई होप आपको ये क्लियर है. इस at height of 6 मीटर, at height of h नीचे है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो वाटर है वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा दैट विल बी रो इंटू जी इंटू एच. इन ये जो है इसका वैल्यू हमारा कितना है, ये सब कैलकुलेशन करके 6 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. तो अगर मैं बोलूँ कि जो टोटल प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर प्लस इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर. जो टोटल प्रेशर इसके ऊपर एक्ट होगा दैट विल बी पी डब्ल्यू प्लस पी एटमॉस्फेयर. तो ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 6 टाइम्स पी एटमॉस्फेयर प्लस पी एटमॉस्फेयर, हो जाता है 7 टाइम्स पी एटमॉस्फेयर. ओके. तो ये ऐसे भी सम्स आ सकते हैं आपको. ओके. सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना. ओके. प्लीज इसको नोट कर लो. बाकी का जो भी कैलकुलेशन है वो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से लिया है. ओके. सो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. तो हम लोग बोलते हैं कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ एनवेलप ऑफ गैसेस. ओके. ये हम लोगों को पता है. और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके एन नंबर ऑफ लेयर्स है. तो जो अर्थ को कनेक्टेड है उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं. ट्रोपोस्फियर खत्म होने के बाद जो एक लेयर आती है, ओके, तो वी कॉल इट एज अ वेरी थिन लेयर. ओके. दैट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर. फिर ओजोन लेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ओके, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर. तो ये जितने भी लेयर्स है टुगेदर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एटमॉस्फेयर. अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है हम लोग बोलते हैं कि अर्थ के सरफेस से लेके अप टू 400 या 500 किलोमीटर तक, ओके, स्पेस में एक्सटेंड होता है. यस. सो लेट अस से मैं एक स्क्वायर एरिया कंसीडर कर रहा हूँ 1 मीटर बाय 1 मीटर का. ओके. तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जब मैं ये 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं बोलूंगा ये जो 400-500 किलोमीटर तक का, ओके, जो एक एनवलप ऑफ गैसेस है उतने ही एरिया में, ओके, तो वो जो गैसेस है वो क्या करेगा, इट विल एक्सर्ट इट्स वेट. ओके. और ये जो वेट है दैट इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. हम लोगों ने स्कूल में ये भी सीखा हुआ है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है बैरोमीटर. तो वो ये टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं. एनीवे, जो आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Earth's atmosphere is made up of a fluid, namely air. Okay, it exerts a downward force due to its weight. The pressure due to this force is called as atmospheric pressure. Okay, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. Thus, at any point, the atmospheric pressure is the weight of column of air, okay, acting per unit cross area. Okay. यहाँ से ये बाकी का आप थोड़ा रीड कर लेना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट एंड बिकम्स नेग्लिजिबल अबाउट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर. So that the height of air column producing the atmosphere pressure at sea level can be taken
be 8 किलोमीटर। ये जो पैराग्राफ है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि अर्थ के सरफेस से लेके अगर मैं 8 किलोमीटर तक जाता हूँ तो वो जो 8 किलोमीटर का जो कॉलम है, ओके, उसकी ही डेंसिटी मैटर करती है। ओके, यानी उसकी डेंसिटी जो है उसकी एक सब्सटेंशियल वैल्यू है। 8 किलोमीटर के ऊपर जो हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको जो बोला है कि 400 या 500 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर का जो कॉलम है, ओके, सो आफ्टर 8 किलोमीटर जो भी अवेलेबल कॉलम है अप टू 400 किलोमीटर, उसकी डेंसिटी क्या है? ओके, वी कैन निग्लेक्ट इट और वी कैन कंसिडर इट एज निग्लिजिबल। तो जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रीब्यूट जो करता है वो अर्थ के सरफेस से लेके 8 किलोमीटर तक का कॉलम है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके, एनीवे हम लोग नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। द रीजन वेयर द गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। ओके, अच्छा वैक्यूम यानी क्या है बेसिकली? तो हम लोग बोलते हैं कि वी ऑफन टर्म इट एज, अगर मैं एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात करूं या परफेक्ट वैक्यूम की बात करूं, तो एब्सोल्यूट वैक्यूम यानी क्या है कि नो मैटर इज प्रेजेंट या नो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, यस, आउटर स्पेस में होता है, देयर आर नो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। यस, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट वैक्यूम या एब्सोल्यूट वैक्यूम। ओके, वैक्यूम का एक और कंसेप्ट होता है कि हम लोग बोलते हैं कि देयर आर टू प्रेशर जोन्स। ओके, एक प्रेशर जो है वो हायर लेवल पे और एक जो प्रेशर है तो हम लोग बोलते हैं वो लोअर लेवल पे है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये लोअर लेवल पे है तो देयर इज सम डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल। तो ये क्या क्रिएट करता है? एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, जिसको हम लोग सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, बहुत बार ये सक्शन प्रेशर को हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं। ओके, और ये सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होता है? ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड क्या होता है? फ्लो होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा, ओके, तो आप एक बलून को फिल करो। ओके, यस, और वो बलून को थोड़ा सा क्या करना है? ओके, जो उसका जो ओपनिंग है उसको थोड़ा रिलीज करना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो एयर है वो क्या होता है? हाई प्रेशर से बाहर की तरफ क्या होती है? फ्लो होती है। सेम एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जो हमारा टायर है विच इज फिल्ड विद एयर। ओके, तो उसमें जो एयर रहती है वो अंडर प्रेशर हम लोगों ने फिल किया रहता है। तो जैसे ही आप उसके बॉल को थोड़ा सा ओपन करेंगे, ओके, इमीडिएटली काफी सारी एयर बाहर निकलना चालू होती है। ओके, तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस than the atmospheric pressure is called as vacuum. We can also call it as negative pressure. But perfect or absolute vacuum is when no matter, that is atoms or molecules are present. ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. Usually vacuum refers to conditions when the gas pressure is considerably smaller than the atmospheric pressure. Okay, yes. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये टॉपिक में जब मैं वैक्यूम डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज विद रेफरेंस टू व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, आगे जाते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके, ये जो डायग्राम है ये एक बार आप ध्यान से देख लो। मैं सिर्फ ये जो पार्ट है, ओके, वो रीड करके हम लोग हमारा खुद का वर्कआउट करेंगे। ओके, कंसिडर अ टैंक फिल्ड विथ वाटर एज शोन इन द फिगर। assume an imaginary cylinder of horizontal base area and height x1 minus x2, x1 and x2 being the heights measured from a reference point. Okay, height is increasing upwards, that is x1 is greater than x2. अब ये जो पैरा है ये हम लोगों ने क्यों रीड किया है? तो हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि जो x1 एंड x2 जो लेवल मेजर की है वो हम लोगों ने कहाँ से किया है। ओके, यस, क्योंकि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं ये लेवल हम लोग जो वेसल है उसके बॉटम से भी मेजर कर सकते हैं, यानी x1 इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर x1 हम लोग जो वाटर का फ्री सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है वहां से भी x1 मेजर कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो x1 है और जो x2 है, ये जो हाइट्स है वो कहाँ से मेजर की है? तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल। तो ये पहले आया x2 और उसके ऊपर फिर आया x1, और x1 में से अगर मैं x2 सब्ट्रैक्ट कर देता तो बची भी जो हाइट रहेगी दैट विल बी व्हाट? हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल एलिमेंट। ओके, अब ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट क्या है? तो दिस इज एन इमेजिनरी एलिमेंट ऑफ वाटर इटसेल्फ। हमारा जो कंटेनर है उसमें हम लोगों ने क्या लिया है? वाटर लिया है। ओके, तो वाटर में हम लोग एक इमेजिनरी बाउंड्री ओके डिफाइन कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल बाउंड्री, और हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट है। ओके, इसका ये टॉप सरफेस है और ये इसका बॉटम सरफेस है। ओके, ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो वो सिलिंड्रिकल एलिमेंट जो है वो स्टेबल है। स्टेबल यानी क्या? ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लोट हो रहा है, ना नीचे की तरफ वो
ड्राउन हो रहा है या सबमर्ज हो रहा है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग बोलते हैं जब कोई एलिमेंट ओके अपने कांस्टेंट पोजीशन पे है तो वी से इट इज अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? ओके, अगर आप बोलोगे कि जो नेट फोर्सेस है ओके एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, या फिर जितने भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो गिवन एलिमेंट है या जो गिवन पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है इट इज अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे वही बताया मैं कि देर आर थ्री फोर्सेस। पहला वाला जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग ऑन द टॉप सर्फेस। अभी जो पहला वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? हम लोग बोलेंगे कि ये जो x1 लेवल है उससे ऊपर के लेवल तक भी हम लोग कंसिडर करेंगे, कुछ तो भी रहेगा। ओके, दैट हाइट इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर, और वो प्रेशर अगर हम लोग ये एरिया ऑफ द टॉप से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा फोर्स F1। ओके, ये मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ, इसका आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे हुआ F1। अच्छा, F1 के साथ हम लोग बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे क्या एक्ट हो रहा है, वेट एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो वो हो गया mg। और जो बॉटम सर्फेस है ओके, तो बॉटम सर्फेस के हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे F2। ओके, तो अगर ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या है, F1 और mg ऐड हो जाते हैं, और F1 एंड mg जब ऐड होते हैं तो उसको काउंटर कौन करता है? ओके, द फोर्स F2। ओके, तो ये आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन बता देता हूँ जो मैंने आपको अभी यहाँ पे डिस्कस करके बोला। दिस F1 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F1 प्लस mg टुगेदर ओके यस एक्ट अगेंस्ट व्हाट F2। लेकिन F2 का जो वैल्यू है ओके इट इज इक्वल टू F1 प्लस mg। हम लोग बोलेंगे ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे। ओके, अच्छा अभी मैं काम करता हूँ, इसका जो वर्किंग है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो टेक्स्ट बुक में अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो उसका मैं एनालिसिस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग एक डायग्राम भी बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा कंटेनर है। ओके, मेरे डायग्राम इतने अच्छे तो नहीं आते हैं ओके, बट इमेजिन कर लो ये एक कंटेनर है, दिस इज फिल्ड विथ वाटर। ओके, जो भी यहाँ पे हम लोग हाइट अभी मेजर करेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू ओके द बेस ऑफ कंटेनर। ओके, तो मैं यहाँ पे जो भी मार्किंग दिखाऊंगा तो वो जो मार्किंग रहेगी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द बेस ऑफ द कंटेनर। इसमें हम लोगों ने ये वाटर यहाँ तक फिल करके रखा है, ये टॉप लेवल है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऊपर जो है दिस इज एयर, दिस इज वाटर। ओके यस, और अभी हम लोग यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर यूज करता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाएगा। लेट अस से ये हमारा सिलेंड्रिकल एलिमेंट है लाइक दिस, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हुआ सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ओके, तो ये सिलेंड्रिकल सॉरी, ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है ये हो गया टॉप लेवल। ओके, तो ये जो टॉप फेस है सिलेंड्रिकल एलिमेंट का ओके उसका अगर मैं हाइट मेजर करूंगा या उसका जो मैं लेवल बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू द बेस, उसको हम लोगों ने बोल दिया x1, और ये जो बॉटम का लेवल है उसको मैंने बोल दिया x2। ओके, अब ये जो x1 में से अगर मैंने x2 सब्ट्रैक्ट किया तो जो बचा मैंने x1 में से अगर ये x2 सब्ट्रैक्ट कर दिया ओके तो जो बचा हुआ लेंथ रहेगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अभी इसमें ऐसा बात है कि जो ये सिलेंडर है जैसे मैंने आपको बोला है सिलेंड्रिकल एलिमेंट ये इमेजिनरी है, बट ये इमेजिनरी एलिमेंट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे वापस एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ फोर्सेस दिखाने के लिए। मैं बोलूंगा जो टॉप फेस है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है मैं बोलूंगा दैट इज F1, और जो बॉटम फोर्स है उसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी F2। ओके यस, और इसके अलावा एक और फोर्स हमको कंसीडर करना है दैट इज द वेट ऑफ द एलिमेंट। तो वेट ऑफ द एलिमेंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इट इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओके और सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे केसेस में या फिर हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम केसेस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है, सेम ही रहता है। ओके,
तो इसको मैंने बोल दिया दिस फोर्स इज नथिंग बट योर वेट W. ओके, सो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके, अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विल से F2 जो है इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको काउंटर करने के लिए दो फोर्सेस है, एक है F1 और दूसरा है वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल एलिमेंट। तो हम लोग बोलेंगे F1 को ये साइड पे ले लेता हूँ, तो F2 माइनस F1 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू mg। ओके, बट ये जो F2 और F1 है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं सिलेंडर को टॉप से देखता हूँ, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट को, ओके, मैं बोलूंगा कि टॉप से जब मैं देखूंगा तो मुझे एक सर्कल दिखेगा, ओके, और वो जो टॉप का सर्कल है उसके ऊपर एक वाटर लेवल है, तो जो वाटर लेवल है इट इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर P1। ओके, तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली F1 इज नथिंग बट इक्वल टू P1 इंटू ए। ओके, तो ये रिलेशन कहाँ से आया हुआ है? तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली प्रेशर इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, देयरफॉर F इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू ए। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट का बॉटम है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है F2, दैट विल बी इक्वल टू P2 इंटू, अभी तो ये वैल्यूज अगर मैं ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू G। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ से कॉमन टर्म निकाल लेते, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू M इंटू G। अभी मास जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G। ओके, therefore P2 minus P1 will be equal to what, okay, रो इंटू, ओके, अब ये जो एरिया है ये यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके, इसलिए मैंने एरिया यहाँ पे नहीं लिखा है। और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को लिख देता हूँ मैं, इट इज एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एलिमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द एलिमेंट, और ये जो हाइट है h वो क्या है बेसिकली x1 माइनस x2 इंटू जी। इसमें कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो एक इक्वेशन मिलेगा वो रहेगा P2 माइनस P1, ओके, इट इज रो इंटू जी इंटू एच, और यू कैन से P2 माइनस P1 is equal to rho into g into bracket h is what, it is nothing but x1 minus x2। सो हमको जो इक्वेशन मिला है P2 minus P1 is equal to what, rho into g bracket x1 minus x2। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे x1 minus x2 है लेकिन LHS पे क्या है, P2 minus P1 है। तो इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है कि x1 का वैल्यू एज कम्पेयर टू x2 क्या है, ज्यादा है, तो x1 minus x2 क्या रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव। और जब मैं बात P2 माइनस P1 की करता हूँ तो डेफिनेटली P2 का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन P1। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये पॉइंट पे अगर मैं कंसीडर करूं तो ये पॉइंट से यहाँ का जो टॉप का वाटर लेवल है, ओके, फ्री सरफेस का लेवल है, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ Z, और ये यहाँ पे P1 एक्ट हो रहा है, वो पॉइंट से जो टॉप का लेवल है उसको मैं बोल देता हूँ Y। तो कॉमन सेंस ये है कि जहाँ पे P2 एक्ट हो रहा है वो पॉइंट से जो वाटर लेवल है वो ज्यादा है, यानी इट इज एट, ओके, मच लोअर डेप्थ। ओके, तो ये वाटर लेवल ज्यादा होने के कारण हम लोग बोले कि ये पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ओके, सिंस Z is greater than Y, we say P2 is greater than P। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? सो हमको ये जो रिलेशन मिला है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो इंटू जी ब्रैकेट x1 माइनस x2, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको P2 माइनस P1 के टर्म्स में नहीं दिया, उन्होंने बोला हुआ है P2 is equal to P1 plus rho into G bracket x1 minus x2। ओके, P1 आप ये साइड पे लोगे तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा जो हमें यहाँ पे मिला है। ओके, यस, तो ये इक्वेशन को मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। ओके,
तो ये आज का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, तो आज हम लोगों ने जो एक रिलेशन निकाला है उसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है। इसका जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।